हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमें ये तो पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती। गवर्नमेंट के इन डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को इंटेलिजेंट वे में शेयर करना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। गवर्नमेंट के ये कौन से ऑर्गन्स होंगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके बीच में पावर को शेयर करना डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स के साथ, उनकी केस स्टडीज़ के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है बेल्जियम की स्टोरी। बेल्जियम यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है। इतना छोटा है कि हमारे यहाँ के हरियाणा स्टेट से भी इसका एरिया स्मॉल रहता है। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ लगते हैं। पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, अ लिटिल ओवर 1 करोड़, और हरियाणा की पॉपुलेशन से ये करीब आधी है। बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देश बहुत छोटा है लेकिन एथनिक कॉम्पोजिशन यानी डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। Another 40% people live in the Wallonia region and speak French language. बाकी बचे 1% लोग बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन में बात करते हैं। बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसल्स। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच में बात करते हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। चाहे माइनॉरिटी में है बट ये बाकी कम्युनिटी से रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। अब क्योंकि ये रिच और पावरफुल है तो इसकी वजह से जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो हक है वो काफ़ी देर से मिला। इस वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, स्पेशली 1950s और 1960s के दौरान। अब ये टेंशन्स तो ज़रूर थी लेकिन इनके कैपिटल सिटी ब्रसल्स में ये टेंशन्स बहुत ज़्यादा अक्यूट थी। ब्रसल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम भी थी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो पूरे देश भर में एक मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे। पूरे देश भर में अराउंड 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे, जबकि कैपिटल सिटी ब्रसल्स में सिर्फ 20% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। ये तो बात हो गई बेल्जियम की। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड कंट्री है और तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर्स दूर है। इसकी पॉपुलेशन हरियाणा जितनी है, करीब 2 करोड़। साउथ एशियन रीजन के बाकी कंट्रीज जैसे ही श्रीलंका की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ के जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो है सिन्हला स्पीकर्स 74%, तमिल स्पीकर्स जिसमें 18% पॉपुलेशन आती है। तमिल स्पीकर्स में भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो आते हैं जो कंट्री के तमिल नेटिव्स हैं और दूसरी जो कम्युनिटी आती है वो कहलाती है इंडियन तमिल्स। जो वहाँ की नेटिव कम्युनिटी है उसे श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। जो इंडियन तमिल्स हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके फोर फादर्स यानी पूर्वज इंडिया से एज प्लांटेशन वर्कर्स कॉलोनियल पीरियड के दौरान श्रीलंका मूव कर गए थे। अगर हम श्रीलंका में तमिल्स की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर रहते हैं। मोस्ट सिन्हला स्पीकिंग पीपल बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं, वाइल जो तमिल्स हैं और हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं। अराउंड 7% क्रिश्चियंस हैं और ये क्रिश्चियंस तमिल और सिन्हला दोनों कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा।
बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकेगी। इसकी वजह से सभी कम्युनिटीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है, वो और बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो बेल्जियम नेशन है उसकी पार्टीशन बहुत बुरे मेसी कंडीशंस में होगी। दोनों कम्युनिटीज़ चाहेंगी कि ब्रसल्स के ऊपर हक उनका रहे। श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी है वो एक ज़्यादा मेजॉरिटी इंजॉय करती है और इस मेजॉरिटी का वो फ़ायदा उठाते हुए पूरी कंट्री के ऊपर अपनी मर्जी को इम्पोज करना चाहेगी। अब हुआ क्या दोनों केसेस में, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में बनी। जो सिन्हला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के ऊपर वो डोमिनेट करें जस्ट बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी। एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को चुनते हुए सिन्हला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहा। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत जो सिन्हला है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाएगा और तमिल को डिसरिगार्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी फॉलो करी जिसमें उन्होंने सिन्हला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फेवर किया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो स्टेट रिलीजन होगा वो बुद्धिज्म होगा। ये सारे गवर्नमेंट मेजर्स एक के बाद एक आते गए और इन गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एलियनेशन की फीलिंग क्रिएट हो गई। दे फेल्ट लाइक दे वर एलियंस ऑन देयर ओन मदरलैंड। उन्हें लगने लगा कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स चला रहे हैं एंड दे वर सेंसिटिव ओनली टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. उन्हें लगने लगा कि उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देगी, उनके खिलाफ जॉब्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था और उनके इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट जो सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच के रिलेशंस हैं वो काफ़ी समय में स्ट्रेन हो गए, यानी कि द टेंशंस ग्रू बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज़। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज और स्ट्रगल्स को लॉन्च किया ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ दे ऑल्सो वांटेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। श्रीलंकन तमिल्स चाहते थे कि पार्टीज और स्ट्रगल्स के थ्रू वो तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाए, अपने लिए एक सेपरेट रीजन चुने और श्रीलंकन तमिल्स को अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वल मौका दिया जाए एजुकेशन हासिल करने का और जॉब्स हासिल करने का। बट उनकी जो ये डिमांड थी एक सेपरेट ऑटोनॉमी के लिए, इसे बार बार डिनाई किया गया। इट वॉज रिपीटेडली डिनाइड। बाय 1980s बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया और ये ऑर्गेनाइजेशंस एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी कि स्टेट की डिमांड कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम और स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कन्फ्लिक्ट। दोनों कम्युनिटीज के बीच में, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी। ये कन्फ्लिक्ट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट सैकड़ों लोगों की जान गई। पीपल फ्रॉम मेनी कम्युनिटीज वर किल्ड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। अगर हम बेल्जियम की बात करें, जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ चुनने की कोशिश करी। दे रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज।
बेल्जियन लीडर्स को ये समझ आ गया था कि उनके वहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। इसीलिए 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को करीब 4 बारी अमेंड किया, ताकि एक ऐसी अरेंजमेंट सामने लाई जाए जिसकी वजह से सभी लोग, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ मिलकर एक ही देश के अंदर रह सकें। ये जो अरेंजमेंट है, दे वर्कड आउट, इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। ये जो अरेंजमेंट इनके लीडर्स ने चुनने की कोशिश करी, ये बाकी सब देशों से काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव थी। अब ये जो इन्होंने अरेंजमेंट करी, ये क्या थी? Here are some of the elements of Belgian model. सबसे पहले वो कहते हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होने चाहिए। कुछ स्पेशल लॉज की भी ज़रूरत रहेगी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने से ये बेनिफिट रहेगा कि कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपने बल पर अकेले डिसीजंस नहीं ले पाएगी। बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी थी जो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती थी। ब्रसल्स, जो इनकी कैपिटल सिटी थी, इसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। अब इस सेपरेट गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने ब्रसल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने का मौका मिला था। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं बेल्जियम मॉडल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार भी होगी। इसे कहा जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसमें जो लोग इलेक्ट किए जाएंगे वो एक लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, यानी कि या तो वो डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते होंगे। गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, इसके पास हक रहेगा कि वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे डिसीजन मेकिंग कर सके। बेल्जियम मीडिया मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भी, लेकिन इस ऐसे अरेंजमेंट्स जो इन्होंने अपने मॉडल में किए थे, ये अरेंजमेंट्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। इन अरेंजमेंट्स की वजह से सिविक स्ट्राइफ नहीं हो पाई, यानी सिविल वॉर जैसी कंडीशंस नहीं हो पाई जैसी श्रीलंका में हुई, और सब लिंग्विस्टिक लाइंस पे एक साथ मिलकर रहने लगे। जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए इकट्ठा हुई, तो उन्होंने ब्रसल्स को अपना हेडक्वार्टर्स भी चुन लिया था। हम दोनों स्टोरीज से, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि दोनों कंट्रीज के जो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो ये प्रॉब्लम्स है, इन्होंने अपने पावर शेयरिंग के प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से डील किया। बेल्जियम में जो लीडर्स हैं, उन्हें ये समझ आया कि कंट्री की यूनिटी तब पॉसिबल हो पाएगी अगर वो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों की फीलिंग्स और इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ये ऐसी रियलाइजेशन की वजह से ही एक पावर शेयरिंग मॉडल की अरेंजमेंट की शुरुआत की गई। श्रीलंका एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल शो करता है। श्रीलंका हमें बताता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस को बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर फोर्स करना चाहती है और उनके साथ पावर को शेयर नहीं करना चाहती। अब इसकी वजह से कंट्री की यूनिटी ज़रूर हार्म हो सकती है। पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, पावर शेयरिंग इज़ वाई डिज़ायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? तो दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस हो सकते हैं पावर शेयरिंग के फेवर में। फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि जो पावर शेयरिंग है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि कन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता है और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो पावर शेयरिंग एक ऐसा अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे।
इसमें ये भी बात है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को इम्पोज किया जाता है बाकी कम्युनिटीज़ के ऊपर, तो ये शॉर्ट रन में एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग रन में नेशन की यूनिटी ज़रूर हार्म होती है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. वो कहते हैं कि मेजॉरिटी की हाथ में पावर ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ऑप्रेसिव होगी, बट लॉन्ग रन में मेजॉरिटी को भी ये नुकसान पहुंचाएगी। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज के लिए अच्छी इसीलिए है बिकॉज इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मकसद ही यही है कि जो पावर है उसे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाए। एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व करता है पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर करना, ताकि एक अच्छे तरीके से एफर्ट्स क्रिएट करके पूरे डेमोक्रेसी का बेनिफिट हो सके। बट इसमें यह नुकसान भी है कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा कंसल्टेशन की प्रॉब्लम। A legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. वो कहते हैं एक लीगल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू यानी वोटिंग के थ्रू सिस्टम के अंदर एक स्टेक एक्वायर कर देते हैं, यानी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर इलेक्ट कर देते हैं। हम पहले रीज़न को प्रूडेंशियल और सेकेंड रीज़न को मॉरल कह सकते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग के बेटर आउटकम्स के लिए स्ट्रेस करता है। मॉरल रीज़न पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है इस पे फोकस करता है। यहाँ पर खलील डिलेमा का एक स्टोरी है। मूविंग फॉरवर्ड, comes forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. काफ़ी लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ही होनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ऐसा सोचा जा रहा था कि अगर पावर को हम डिस्पर्स कर देते हैं यानी डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। बट ये जो नोशंस हैं ये डेमोक्रेसी के आने की वजह से चेंज हो गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो जनता है वो पॉलिटिकल पावर का इकलौता सोर्स है। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। Everyone has a voice in the shape of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. कहने का मतलब ये है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने आप को इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू रूल कर पाते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो बाकी डाइवर्स ग्रुप्स के व्यूज़ उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती है, ये भी समझती है कि हर किसी की अपनी एक आवाज़ है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने के लिए, फ्रेम करने के लिए। देयरफॉर वो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसलिए वो मानते हैं कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करें, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। कुछ फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला फॉर्म आता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग फॉर्म और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसमें क्या होता है कि जो पावर है उसे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड किया जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पर प्लेस किए जाते हैं लेकिन डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ऐसी सेपरेशन मेक श्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का
अनलिमिटेड फायदा ना उठा सके। इसके साथ साथ हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर नजर रखती है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पावर का जो बैलेंस है वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उसे आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पावर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के को भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This system or this arrangement is called system of checks and balances. वो कहते हैं कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पावर को एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को वो जवाबदेही होंगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सिमिलरली, चाहे जज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है, अगर जज को लगता है कि एग्जीक्यूटिव ने कोई गलती करी है, तो वो एग्जीक्यूटिव को भी हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग को चेक करवा सकता है। इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म आता है वर्टिकल फॉर्म। वो कहते हैं पावर जो है हम डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर शेयर कर सकते हैं। एक जनरल गवर्नमेंट पूरे देश भर की सरकार होती है, ये प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जब पूरे देश के लिए एक सरकार होती है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहते, हम इंडिया में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। Governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India, we call them state governments. This system is not followed in all the countries. There are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. अब बहुत सारे देशों के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में इस तरह का अरेंजमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली हर लेवल के पावर्स को डिटरमाइन किया गया है, मेंशन किया गया है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। बेल्जियम में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ही स्टेप्स उठाए, लेकिन श्रीलंका में ये स्टेप्स उठाने से मना कर दिया गया। इसे कहा जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सेम प्रिंसिपल को हम स्टेट गवर्नमेंट से नीचे लेवल वाली गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स। ऐसी डिवीजन ऑफ पावर को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कह देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। कहने का मतलब है कि पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम की थी, उन्होंने इस अरेंजमेंट के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट किया था। बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होती हैं वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and parliament of our country. इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को जगह देने की काम करती है, जो हो सकता है एलियनेटेड फील करते हों गवर्नमेंट की वजह से। ये जो मेथड है, इसकी वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी पावर में आने का एक फेयर शेयर दिया जाता है। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स के पास अपने वेरियस कंटेंडर्स को चूज करने का एक पूरा राइट होता है। कंटेम्प्रेरी